नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो लेकर हाजिर है, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं हर खबर का एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपनी टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच के इस वक्त की टॉप लाइन्स के साथ। सबसे पहले खबर होगी बिहार में बम्पर वोटिंग की। जी हां, आपको बताएंगे कि 9, 11 और 1 बजे क्या वोटिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं, साथ ही साथ किन दिग्गजों ने इस बार दिया है ईवीएम में अपनी किस्मत का जो दांव लगाया है, और कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जिन्होंने पहुंचे हैं पोलिंग बूथ और की है वोटिंग। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक में किसानों का हल्ला बोल। क्या हुआ है ऐसा कि गन्ना किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कर्नाटक सरकार के खिलाफ? क्या है उनकी मांग और इस मांग के लेकर सरकार का क्या है रुख? इसके साथ जिस तीसरी खबर पर रुख रहने वाला है वो है बंगाल से जुड़ी हुई, जहां एसआईआर के मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ऐसा क्या हो गया एसआईआर को लेकर कि ममता ने यू टर्न ले लिया है? तो ये 3 मुख्य खबरें रहने वाली है न्यूज पंच में, जिस पर हमारी अगले आधे घंटे नजर रहने वाली है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और खबरों को विस्तार से जानते हैं, विश्लेषण के साथ, आपको ग्राफिक्स और तथ्यों के साथ समझाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का समीकरण। जी हां, मतदान इस समय जारी है। सुबह 7 बजे से ये मतदान जारी है और अब तक बिहार के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव सहित कई बड़े नेता मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि 9, 11 और 1 बजे के अगर वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तो लगातार ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि मतदाताओं में उत्साह है। वे चाहते हैं कि वो अपने चुनिंदा जनप्रतिनिधि को चुने अगले 5 साल के लिए। पहले चरण के बारे में आपको बताएं तो 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जानी है, जिसमें जो बड़े नाम हैं वो है तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभरे हैं। तेज प्रताप यादव, जो तेजस्वी यादव के भाई हैं, भाई आमने सामने हैं और अपनी अलग पार्टी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में। अनंत सिंह, वो ऐसे नेता जो इस समय है जेल में बंद, लेकिन साथ ही साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा सीट से बड़ी महत्वपूर्ण सीट ही मानी जा रही है। मैथिली ठाकुर को पहली बार मिला है चुनावी रण में उतरने का मौका। लोक गायिका हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, 2 डिप्टी सीएम की किस्मत भी इस बार दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि 16 मंत्रियों की किस्मत इस पहले चरण में जो है वो तय होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सुबह 9, 11 और 1 बजे क्या क्या रहा है वोटिंग टर्नआउट और कौन सी सीट पर हो रही है बम्पर वोटिंग। आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे और साथ ही साथ बताते हैं कि किन दिग्गजों ने अब तक वोट डाल दिया है। तो अब बिहार के चुनावी रण में कौन होगा सत्ता पर काबिज, इसके लिए तमाम पहले चरण में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान तैयारियां की गई। तमाम सियासी बाण भी चले। कई मुद्दों पर इस बार पहले चरण का चुनाव निर्भर करता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार पटना में वोट डालने गए, सम्राट चौधरी मुंगेर में, वहीं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो हैं वो पटना में वोट डालने गए। लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने गए। राबड़ी देवी आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों को आशीर्वाद दिया। ऐसी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि बिहार में उत्साह है। बिहार में लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता तो वोट डालना चाह रहे, ऐसे में दिग्गज जो वहां पहुंच रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और करीब करीब आधा समय से ज़्यादा बीत चुका है जब वोटिंग जो टर्नआउट है वो निकल कर आ रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कहां हो रही है बम्पर वोटिंग और कहां कहां अभी भी वोटिंग कुछ वीक पड़ती हुई नजर आ रही है। 2020 और 2025 के आपको आंकड़े बताते हैं। 2020 का जो मतदान है 9 बजे का, वो कितना रहा, 11 बजे कितना रहा और 1 बजे कितना रहा। 2020 में जो 11 बजे का था वो 18.48% था। वहीं 9 बजे का जो 2020 का मतदान प्रतिशत था वो 6.74 था और 2025 में ये 13% है। इसका मतलब ये है कि 2025 में मतदाताओं में ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है, ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ वो इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आप ये बताता भी है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी उत्साह है और इस बार वो चाहते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका जो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, वो उनकी पसंद का हो और फिर वो एक मजबूत सरकार बना सके
अगले 5 साल के लिए। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी रहती है, प्रो इनकम्बेंसी यहाँ साबित होती हुई पेश होती है, या फिर तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उसको जनता अपने जनादेश में देती है। सुबह 11 बजे की वोटिंग आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लखीसराय सुबह 11 बजे, 9 बजे ये बहुत नीचे जा रहा था, 11 बजे इसने पकड़ पकड़ी और साथ ही साथ 2025 के मतदान प्रतिशत को भी आप देख रहे हैं। शेखपुरा में किस तरीके से 17% था, 23% हुआ। मुंगेर की बात करते हैं 15.20% था, 26.68% रहा। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत लगातार 2020 से लेकर अब तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में बक्सर की बात करें, भोजपुर की बात करें, ऐसे तमाम वो विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया है। ये सुबह 11 बजे तक के वोटिंग टर्नआउट है जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि मतदाताओं में जोश है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज हो, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने कड़ी तैयारियां की हैं। सुरक्षा की कड़े इंतजाम है। पोलिंग बूथ पे इस बार कई नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। साथ ही महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन है जिसमें साफ तौर पर क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके वो वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जिनसे हम सुबह से ही लगातार ले रहे हैं पल पल की अपडेट। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अमरेंद्र गुप्ता है तरारी भोजपुर से। अमरेंद्र, आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तरारी भोजपुर से पल पल की अपडेट दे रहे हैं और पल पल की अपडेट में हमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कैसे लोगों में उत्साह है। मुकाबला जरूर कड़ा है, लोग चाहते हैं कि उनका पसंदीदा जनप्रतिनिधि उभर कर आए और अगले 5 साल की सरकार बनाए। भावना, मैं एक बात तो निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि इस बार का बिहार का चुनाव एक नई नजीर पेश करेगा और पूरे देश के सामने निर्वाचन की किस तरह से पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए और किस तरह से जो मतदाता है, जो वोटर है, उनका उत्साह होना चाहिए, यह बिहार की जनता शायद इस बार दिखा देगी। क्योंकि जो बिहार में इस बार जो वोटर्स है 3,75,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और उसमें आप सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है, सुबह 7 से लेकर 9 बजे देखिए आंकड़ा वो लगभग 13.5% और 9 से लेकर 11 वो जाता है तकरीबन 27 और 1 बजे के आसपास ये आंकड़ा 42-43% पहुंच जाता है। यानी कि जो पहले का आंकड़ा है जो 58 और 59 तक रहता था, ये कहीं ना कहीं 60 और 65 को पार करेगा और उसमें महिलाओं की संख्या खासी अहम मानी जा सकती है। जिस तरह से महिला वोटर्स 3,49,00,000 जो महिला वोटर्स हैं बिहार की, वो घरों से निकली हैं और घरों से न सिर्फ निकली हैं बल्कि उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है और अपने एक वोट की कीमत क्या होती है और कैसे अपने एक वोट से अपनी सरकार को चुना जा सकता है जो मात्र शक्ति और मात्र स्वावलंबन के लिए काम करे। वोटर परसेंटेज लगातार यहाँ बढ़ रहा है। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2020 के आंकड़े और 2025 के आंकड़ों में फर्क जो दिख रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वोटर्स में उत्साह है, वोटर्स चाह रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले। खासकर महिलाओं में इस बार जोश नजर आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने जो SIR कराया उसकी भूमिका इसमें कही जा सकती है, क्योंकि ऐसे वोटर जो मृत हो गए थे, जो लगातार कई इलेक्शन से वोटर लिस्ट में आ रहे थे, ऐसे वोटर जो दिल्ली, महाराष्ट्र या देश के अन्य हिस्सों या विदेश चले गए, वो वोटर लिस्ट में मौजूद थे, वो तमाम नाम काटे गए और एक तरीके से 60 से 70 लाख नाम जो कटे हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में वो कितना बड़ा अंतर डालते होंगे, कितना बड़ा ये गैप नजर आता होगा। SIR की वजह से ये एक छटनी जो हुई है उससे बड़ा फायदा मिला है। दूसरा अहम जो चुनाव आयोग ने नवाचार का प्रयोग किया है, चाहे CCTV लगाना, चाहे जलपान जो पानी की व्यवस्था की गई है सभी बूथ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से लोगों को उनकी पर्चियां मिल जा रही हैं, जिसके चलते वो बूथ पर जाते हैं, तुरंत पर्चियां लेते हैं, अपना वोट कास्ट करके निकल जाते हैं। यहाँ संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप आरा में मौजूद हैं, ऐसे में लड़ाई कितनी दिलचस्प यहाँ नजर आ रही है? देखिए, आरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये सीट, जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ, ये बीजेपी के खाते में लगातार गई है
वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भोजपुर की, जो इस जिले में आता है, तो पिछली बार महागठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीता था, 3 एनडीए को मिली थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है, जो पिछली बार अलग लड़े थे, काफी नुकसान किया था। लेकिन इस बार नया चेहरा प्रशांत किशोर है। भावना, मेरे साथ कुछ वोटर हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आपने वोट कास्ट कर दिया? जस्ट अभी तो मैं वोटिंग देकर ही आया हूँ, और जितने भी हमारे जनता है डेवलपमेंट की इशू को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आरा में आए तो उसके बाद एक और माहौल बन गया, जिससे कि शाहाबाद के सारे सीटों पे हमारे बीजेपी की लहर है। और तो आप देख सकते हैं कि ये वोटर हैं और इनका कहना है कि डेवलपमेंट के आधार पर इन्होंने जो है वो वोट किया है। बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर यहाँ कहीं ना कहीं वोटिंग जारी है। अमरेंद्र, आप भोजपुर इलाके में हैं, आपने क्या देखा? आप ग्राउंड जीरो पे रहे, कौन कौन से मुख्य मुद्दे यहाँ जनता के बीच आपको नजर आए? देखिए, जनता लगातार जनता से जो मेरी बात हो रही है, जनता सुविधाओं की बात कर रही है। भोजपुर की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है, और जिस तरह से राजधानी पटना का मॉडल है तो हर व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन होता है कि उनके जिले में भी वो व्यवस्थाएं हो, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें रही हैं 1952 से लेके लगातार यहाँ पे चुनाव होते रहे, तो एक पुराना जिला रहा है, तो अपेक्षाएं ज़्यादा थी। तो कनेक्टिविटी का यहाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है और विकास का मुद्दा रहा है। उसी मुद्दों पर जो वोट डल रहा है, और खासकर जो महिलाएं हैं, जो उनको सुविधाएं लगातार मिल रही हैं, तो उन सुविधाओं में कैसे बढ़ोतरी हो और उनका जीवन कैसे सरल हो, और दूसरा उनके बच्चों को किस तरह से रोजगार मिले, उसके लिए इंडस्ट्री लगाई जाए। तो उन मुद्दों पे यानी कि ओवरऑल बात करें तो विकास एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और विकास के नाम पर ही लगातार वोटर का जो टर्नआउट देख रहे हैं हम, तो वो उत्साह जो है कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों की ओर है कि उनको वो सुविधाएं और वो विकास मिलना चाहिए, और वो मन बनाकर आए हैं। इसलिए वो लगातार जो वोटिंग स्टेशन हैं, जो पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर आपको भीड़ इस तरह की दिख रही है। उत्साह अभी भी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना उत्साह है, और अभी लगभग 2-2:30 बजे का समय है, और आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सीनियर सिटीजन है, और गेट से लेके और अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूक वोटर्स है, और मैंने जो आपको पहले सेंटेंस में कहा कि इस बार बिहार का चुनाव एक नज़ीर पेश करेगा, और नज़ीर के साथ साथ मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा भावना, बहुत शॉर्ट में, कि 2020 का जो आंकड़ा था, अब चुनौती कहीं ना कहीं महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि 2020 के आंकड़े को देखें तो आरजेडी के पास 75 सीटें थीं, और वो सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के तौर पर पहले नंबर पे आगे बढ़ी थी। तो अभी ना कहीं चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे सामने आए हैं, जनता का मन है, तो चुनौती एक तरफ जहां अपनी सीटों को बचाने की है, वहीं चुनौती इसकी भी है कि फर्स्ट फेज में उनको कितना मार्जिन मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं एनडीए जो है, जिस तरह से एनडीए ने चुनाव प्रचार किया है, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एक छवि जरूर प्रस्तुत की है कि विकास से विकसित बिहार कैसे जाएगा, विकास से विकसित बिहार की ओर बढ़ता है। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज साफ तौर पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 बजे की वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 42% ये कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। शाम 5 या 6 बजे तक कहा जा रहा है कि 60 से 65% ये पहुंच सकता है। फिलहाल अमरेंद्र और निशांत तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है, और कर्नाटक में गन्ना किसानों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। यहाँ हावेरी में किसान गन्ने का रेट बढ़ाने का लगातार हल्ला बोल रहे हैं। किसान पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के बराबर गन्ने का दाम मांग रहे हैं। विरोध के चलते इलाके की 26 चालू चीनी फैक्ट्रियों का काम इस समय ठप है। चीनी मिलें 3200 रुपये प्रति टन की पेशकश कर रही हैं, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों ने आज शाम तक की डेडलाइन दी है कि अगर राज्य सरकार गुरुवार शाम तक अधिक कीमत की घोषणा करती है तो वे अपना विरोध वापस ले लेंगे। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बड़े सवाल यहाँ ये हैं कि क्या कर्नाटक सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेगी, और अगर नहीं करेगी तो किसानों का आगे का रुख क्या होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कर्नाटक के किसान क्यों आक्रोश में, क्यों उन्होंने हल्ला बोल रखा है, और क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी मांग है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बेलगावी में सड़कों पर उतर चुके हैं इस समय गन्ना किसानों के मन में रोष है कर्नाटक सरकार के प्रति। हसीरू सेना किसान संघ के बैनर तले यह आंदोलन चलाया जा रहा है। अब इसमें मांग क्या है? मांग वो ये कर रहे हैं कि उनको अभी 3500 रुपये प्रति टन एमएसपी चाहिए।
3200 रुपए प्रति टन के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। वो कह रहे 3200 पे बात नहीं बनेगी, 3500 रुपए प्रति टन के प्रस्ताव को उन्होंने उस पर राजी है। साथ ही मांग पूरी होने तक नहीं हटेंगे पीछे। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, कर्नाटक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के चलते 26 चीनी मिलें का जो प्रोडक्शन है वो इस समय ठप हुआ है और उन्होंने चेतावनी दी है कि 7 नवंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान वो करने वाले हैं अगर कर्नाटक की सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। यहाँ राजनीति तेज हो गई है। भाजपा का साथ इन किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब भाजपा किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में मार्च निकाला है भाजपा ने, साथ ही किसानों की समस्याओं को उजागर किया है, सबके सामने रखा है कि किसान किस तरीके से, गन्ना किसान इस समय मुश्किलों से भरे हुए हैं और उनको क्यों 3500 रुपये प्रति टन चाहिए एमएसपी। किसानों की समस्याओं को की पीड़ाओं को वो सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और किसानों की मांगे सुनने की अपील उन्होंने की है। साथ ही 300 करोड़ रुपए का फंड देने की मांग भी यहाँ भाजपा करती हुई नजर आ रही है। सिद्धारमैया सरकार पर यहाँ भाजपा गंभीर आरोप लगा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि किसान आखिरकार मांग क्या कर रहे हैं, किसानों की सरकारों से क्या मांगे। राज्य सरकार से किसान ये मांग कर रहे हैं कि 3500 रुपये प्रति टन एमएसपी आप हमें दे दीजिए। 3200 रुपये का उनको प्रपोजल दिया लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया। मांग पूरी होने तक आंदोलन उनका जारी रहने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र शुगर पेमेंट मॉडल अपनाने का उन्होंने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि किसानों का मांगों को अनदेखी करने का आरोप है। ऐसे में किसानों का आंदोलन जो है, खासकर गन्ना किसानों का आंदोलन इस समय बढ़ता जा रहा है कर्नाटक में और कर्नाटक की सियासत भी इसमें गर्मा गई है क्योंकि भाजपा का लगातार इन किसानों को समर्थन मिल रहा है। वो ये आग्रह कर रहे हैं कि जो किसानों की मांगे हैं उसे कर्नाटक सरकार सुने और सुनने के बाद उनकी मांगों को माना जाए और जैसे कि दूसरे राज्यों में मॉडल है उसी मॉडल के तर्ज पर कर्नाटक के गन्ना किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हरियाणा पंजाब में जिस तरीके से किसानों को फायदा मिल रहा है, एमएसपी मिल रही है, ऐसे ही कर्नाटक के किसानों को भी मिलनी चाहिए और अब वो सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम 7 नवंबर को कर्नाटक बंद करेंगे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि सिद्धारमैया सरकार इन किसानों से बात करने के लिए इच्छुक जरूर है लेकिन किसानों ने कहा है कि अगर आप हमारी मांगें मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो हम आपसे संवाद करने के साथ भी इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में कर्नाटक के कई मंत्री भी इन किसानों के पास पहुंचे हैं लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं। वो कह रहे हैं कि 3500 रुपये प्रति टन ही हमें एमएसपी चाहिए। यहाँ ज्योति बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता, उनका रुख करेंगे। ज्योति, क्या है मुख्य मांगे किसान की, क्यों किसान अड़े हुए हैं और कर्नाटक सरकार का यहाँ क्या रुख है? भावना जी, कर्नाटका पूरे भारत में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। अभी किसानों के जो प्रोटेस्ट है अभी 8वां दिन पे हो रहा है। इतने दिनों के उनका पहला एक मांग है कि 3500 यानी 3500 रुपए पर टन के लिए वो पूछ रहे हैं, लेकिन कर्नाटका सरकार या शुगर केन के जो फैक्ट्रीज है वो लोग 3200 देने के लिए वहां पे अग्री हो रहे हैं। लेकिन फार्मर्स जो नॉर्थ कर्नाटका में बेलगाम लेकर और बिजापुर लेकर या विजयपुरा लेकर वहां पे सब जो शुगर केन के जो फार्मर्स है उनका जो प्रोटेस्ट है बहुत हद तक जा रहा है। इतने दिनों तक आज 8वां दिन है। कल 2 दिनों के लिए भाजपा की राज्याध्यक्ष विजयेंद्र भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। शुगर केन फार्मर्स का यही एक मांग है कि जो प्रोड्यूस करते हैं पर टन के लिए 3500 दे दीजिए। लेकिन शुगर मिल्स जो फैक्ट्रीज है नॉर्थ कर्नाटका में मोर देन 25 फैक्ट्रीज है, उनका जो मालिक है वो लोग कहते हैं कि अभी जो शुगर केन का कॉस्ट है और प्रोडक्शन कॉस्ट है सब बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम 3500 नहीं दे पाएंगे। लेकिन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन जो शुगर मिल्स है फैक्ट्रीज है दे आर वायोलेटिंग द रूल्स। जब शुगर केन का कटाव होता है 10 या 12 दिनों के अंदर उन्हें ये प्राइस देना है, लेकिन यहाँ पे जो शुगर मिल्स जो है फैक्ट्रीज है वो लोग 2-3 महीने लेते हैं उनको पैसे देने में, वो भी ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हैं। तो इस सब को लेकर किसान बहुत चिंतित है। बहुत सालों से ये पहले ही ने 2-3 सालों से शुगर केन का फार्मर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट ये उनकी मांगे आज की नहीं है, ये 2-3 सालों से ये मांगे कर रहे हैं लेकिन अब ये उग्र हो गई हैं और आक्रोश में है इस समय किसान, इसीलिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं। देखना होगा कि कर्नाटक सरकार इनकी मांगों के प्रति क्या रुख करती है, क्या इनको अपनाती है या फिर संवाद का कोई जरिया यहाँ खोजा जाता है। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बंगाल से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की घोषणा की थी, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया था। लेकिन अब क्या हुआ? क्यों ममता बनर्जी ने यू टर्न ले लिया है? जब एसआईआर की घोषणा हुई थी तो टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी थी, सड़क पर उतरने का ऐलान किया, लेकिन महज एक हफ्ते के भीतर ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तेवर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं, सुर भी बदल गए हैं। ममता ने अचानक गियर बदला है। गियर बदलते ही ममता ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ जाना चाहिए, इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए कि कहीं किसी वोटर का नाम डिलीट तो नहीं किया जा रहा। और यही रुख था पहले कि बीएलओ के साथ उनको जाने का कोई मापदंड नहीं था। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि ममता को क्या राष्ट्रपति शासन का डर तो नहीं सता रहा? अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी क्या ममता को सता रही है? ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एसआईआर पे क्यों ममता बनर्जी ने यहाँ यू टर्न लिया है। और पश्चिम बंगाल में इस समय निर्वाचन आयोग एक्टिव है। आपको बताते हैं कि राज्य पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है और कड़ी नजर में राज्य जो है वो इस पर नजर रख रहा है कि सबसे उत्तरी जिले अलीपुरद्वार में प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एसआईआर की यह प्रक्रिया है और टीम के साथ सीईओ मनोज अग्रवाल भी मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है, कुछ बीएलओ से मुलाकात भी करेगी टीम और साथ ही आयोग की जो टीम है उत्तरी जिलों की समीक्षा करेगी। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि एसआईआर पर क्यों इस समय निर्वाचन आयोग कहें और पश्चिम बंगाल की सरकार कहें आर पार नजर आ रही है। असल में घमासान क्या मचा हुआ है? पक्ष और विपक्ष यहाँ क्यों आमने सामने हैं? क्यों भाजपा ममता बनर्जी पर यहाँ तंज कसते हुए नजर आ रही है? इस पर सियासी घमासान इसलिए है क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी यहाँ आमने सामने है। एसआईआर का विरोध कर रही है सीएम ममता बनर्जी। एक हफ्ते पहले तक कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, सड़कों पर उतरेंगी और साथ ही साथ इसका विरोध प्रदर्शन करेंगी, लेकिन कुछ यू टर्न हुआ। ममता बनर्जी को कुछ बताया गया कि क्या हो सकता है ऐसा कि आपके खिलाफ कोई रणनीति हो जाए, तो ममता ने यू टर्न ले लिया। अब इस दिलचस्प यू टर्न के पीछे आखिरकार स्ट्रैटेजी क्या है? ममता के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे बीएलओ और बूथ लेवल अधिकारी ने सौंपा उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म और निर्धारित बूथ के तहत औपचारिक रूप से सौंपा गया है ये फॉर्म। तो हमने देखा, ये ग्राफिक्स के जरिए भी साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के रुख अलग है, सुर में नरमियत नजर आ रही है। वे चाह रही हैं अब कि एसआईआर की प्रक्रिया तो हो, लेकिन बीएलओ के साथ उनके जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहें। यहाँ हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़ गए हैं, प्रसन्नजीत को जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ममता के सुर इतने बदले क्यों नजर आ रहे हैं? एक हफ्ते पहले तक तो ममता बनर्जी इसको लोकतंत्र की सर्जिकल स्ट्राइक कह रही थी प्रसन्नजीत, और अब एसआईआर की प्रक्रिया के प्रति वो नर्म नजर आ रही हैं। ऐसा रुख कैसे बदलाव आ गया? देखिए, पूरे बंगाल की बात अगर करें तो एक तरफ पूरे तृणमूल कांग्रेस, बाकी जो भाजपा तो है ही, कांग्रेस, वाम मोर्चे, ये सारे लोग एसआईआर की काम में लगे हुए हैं। और परसों या 3-4 दिन पहले जो तृणमूल कांग्रेस की एसआईआर के खिलाफ रैली है, मेरे ख्याल से देखिए ममता बनर्जी काफी दुरुस्त पॉलिटिशियन है। उनको समझ में आ गया कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एसआईआर एक संविधान की काम है, ये ईसीआई की तरफ से किया जा रहा है और इस तरह की एक माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं है। उनको लगा था कि ये अगर हमारे जो 30-32% की पॉलिटिक्स है, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स का कोई फायदा अगर एसआईआर की विरोध करके उठाया जाए तो हो सकता है कि कुछ विरोध हो, लेकिन जो माइनॉरिटी है वो भी अपना नाम चुनाव तालिका में देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आए हुए हैं, जो डेड वोटर है, उनका नाम कटना ही है, चाहे वो ममता बनर्जी कितना भी कोशिश करे, उनका नाम कटना है। इसके साथ प्रसन्नजीत, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के शासन में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई है और बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन का भी डर ममता बनर्जी को सता रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी न किसी तरह अगर ये एसआईआर को ममता बनर्जी इस तरह की एक
एक झमेला पैदा करके, इस तरह की एक सोशल अनरेस्ट पैदा करके बंद करने की जो पहले उन्होंने कोशिश कर रही थी, अगर बंद हो जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर है तो बिना राष्ट्रपति शासन की कोई ये नहीं, बिना राष्ट्रपति शासन लागू करके एसआईआर को खत्म करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन लागू करके अगर एसआईआर खत्म करना पड़े तो वो ममता बनर्जी के लिए काफी खतरा है। ये आखिर तक ममता बनर्जी को समझ में आ गया। फिर ऐसा ही हुआ कि एसआईआर का जो डर उनको सता रहा था, अब उनको नरमी बरतनी पड़ी क्योंकि उनके पास अब कोई और विकल्प बचा नहीं है। प्रसन्नजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।